हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तुम सबका ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी। आज है हमारे बैंकिंग वाले चैप्टर का लेक्चर। ऑलरेडी यहाँ तक मैंने मनी तक सब कुछ कर लिया, पूरा नेशनल इनकम हमने कर लिया, मनी हमने कर लिया। आज से हम बैंकिंग वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बैंकिंग का पार्ट 1 है ये। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज ए 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। बी दो ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताऊंगी आगे, जो गारंटेड होते हैं, आने ही होते हैं, हर साल आते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि डाउट है, गारंटेड है, दो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एंड सी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके बेस पे आप आगे वाले चैप्टर्स कर पाते हो। स्पेशली आपका चैप्टर 9 है एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड का, वो चैप्टर इसके बिना नहीं हो सकता। ठीक है, चैप्टर 7 में एक टॉपिक आता है मल्टीप्लायर का, वो सेम टू सेम इसके वाला होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके मार्क्स भी गारंटी करवाता है, प्लस आगे वाले चैप्टर्स का बहुत कुछ इसी से ओवरलैप होता है, इसी में कवर हो जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा ध्यान से इसको हमें सुनना है। ठीक है, बाकी नोट्स वगैरह सारा कुछ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, हर जगह पे जाके हमें फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में जाके तुम्हारे नाम की अटेंडेंस लगाना मत भूलना। आओ शुरू करते हैं हमारा बैंकिंग वाले चैप्टर का पार्ट नंबर 1। सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंदर आता है वो है कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, या फिर सिंपल भाषा में बोला जाए कि एक बैंक क्या होता है। देखो बेटा, एक बैंक का काम क्या है? जैसे मैं अगर एक टीचर हूँ, एक टीचर का काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना। वैसे ही एक बैंक का मेन काम क्या होता है? एक बैंक का मेन काम होता है कि कुछ एक डिपॉजिटर से वो पैसा लेता है और वो पैसा आगे बोरोअर्स तक पहुंचाता है। देखो सिंपल भाषा में सोच के देखो, अगर मेरे पास कुछ एक्सेस मनी पड़ा है, मैं वो पैसे का क्या करूंगी? मैं किसी को ढूंढूंगी कि क्या मेरा पैसा किसी को उधार पे चाहिए, है ना? मैं अपने आप से ढूंढने जाऊंगी, बड़ा मुश्किल होगा। तो हमने एक बैंक क्रिएट किया जो एक इंटरमीडिएरी की तरह है, ठीक है, बीच के बंदर की तरह है। जैसे होलसेलर रिटेलर होते हैं कि फैक्ट्री का प्रोड्यूसर खुद कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता, वो बीच में होलसेलर और रिटेलर को डालता है। सिमिलर तरीके से यहाँ पर अगर हमें अपने पैसे को किसी को उधार पे देना है, हम बीच में एक इंटरमीडिएरी को डालेंगे, एक मीडिएटर को डालेंगे, जो कि होता है बैंक। बैंक हमें क्या बोलेगा? सुनो, जिस जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है ना, तुम एक काम करो, तुम अपना पैसा मुझे दे दो। ठीक है, मैं उस पैसे के बदले में तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट दे दूंगा। और फिर आगे क्या बोलेगा? सुनो, जिस जिसको भी पैसे की जरूरत है ना, उधार पे जिस जिसको भी पैसा चाहिए ना, किसी को घर लेना है उधार पे, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को बिजनेस के लिए उधार लेना है, तो जिस जिसको भी पैसा उधार पे चाहिए ना, तुम मेरे से पैसा उधार पे ले लो और बदले में तुम मेरे को इंटरेस्ट दे देना। तो बैंक क्या करता है? इधर पैसा उधार पे देता है, इनसे इंटरेस्ट लेता है। लेट्स से इनसे इंटरेस्ट लिया 12% का। जिनसे पैसा डिपॉजिट करवाया था उनको इंटरेस्ट दिया 6% का। तो ये जो 12% लिया, 6% दिया, बीच का जो 6% है वो क्या हो गया? बैंक का खुद का प्रॉफिट हो गया। तो किसी भी बैंक का मेन काम यही होता है कि डिपॉजिटर से पैसा लेना और वो पैसा आगे उधार पे बोरोअर्स को देना। ये प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी बैंक का। ठीक है, मेरे साथ रीड करो, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? Commercial bank is a financial institution which performs the function of accepting deposit from the public and making loans and investment with the motive of earning profit। वो एक तरफ से डिपॉजिट लेता है, फिर उस डिपॉजिट वाले पैसे को आगे इन्वेस्ट करता है या उसको आगे उधार पे देता है, ताकि वो इस पूरे प्रोसेस के बीच में खुद से अपना कुछ प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, इधर से ज्यादा इंटरेस्ट लिया, इधर कम दिया, बीच में अपना प्रॉफिट कमाया। ठीक है जी। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? मेजरली दो ही फंक्शन होते हैं। क्या? एक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और दूसरा लोन देना। ये सबसे मेजर दो प्राइमरी फंक्शन होते हैं किसी भी बैंक के। उसके अलावा जितने भी काम है, लॉकर की फैसिलिटी दे दी, चेक की, है ना, ये वो बाकी सारे एक्स्ट्रा काम है। मेजर किसी भी बैंक के दो ही काम है। कोई भी बैंक एग्जिस्ट नहीं कर सकता इन दो कामों के बिना। हर एक बैंक एटलीस्ट ये दो काम तो करेगा। क्या? डिपॉजिट लेना, लोन देना, ये दो काम हर एक बैंक करेगा। ठीक है, अब जो तुम डिपॉजिट ले रहे हो वो तुम अलग अलग टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स में ले सकते हो। एक करंट अकाउंट, एक एफडी अकाउंट और एक सेविंग्स अकाउंट। ठीक है जी। अगर तो आप नॉर्मल पर्सनल अकाउंट खुलवाना चाहते हो, एक इंसान के लिए अगर आप एक पर्सनल अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो आप एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाओगे।
जो हाउस होल्ड पर्सनल लोग, प्राइवेट लोग अपनी डे टू डे यूजेज के लिए यूज करते हैं। यूजुअली सैलरी जिनको आती है, सैलरीड पीपल जो होते हैं वो इसको यूज करते हैं। इनका डे टू डे में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होता, छोटा मोटा अमाउंट निकलवाना है, डिपॉजिट करवाना है, उसके लिए सेविंग्स अकाउंट होता है। लेकिन अगर एक बिजनेस पर्पस के लिए हमें चाहिए तो हम करंट अकाउंट खुलवाते हैं। अब बिजनेसमैन का रोज का लाखों का लेना देना रहता है, तो इसलिए करंट अकाउंट अलग होता है। तो तीसरी चीज, अगर हमें हाउस होल्ड को या किसी को भी एफडी खुलवानी है, एफडी में क्या होता है, आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए पैसा डाल रहे हो। मतलब मेरे पास 1 लाख रुपए पड़ा है, मैं सोच रहा हूँ अभी जरूरत नहीं है, 1 साल के लिए 2 साल के लिए इसको एफडी में डलवा देती हूँ। एफडी में मेरा पैसा लॉक हो जाएगा, मैं उस पैसे को निकलवा नहीं सकती बिफोर दैट टाइम पीरियड एक्सपायर्स। अगर 1 साल की एफडी है तो मैं 1 साल से पहले पैसा नहीं निकलवा सकती एफडी में से। फिर आप बोलोगे मैम मैं क्यों अपना पैसा लॉक करवाऊं? पैसा इसलिए लॉक हम करवाते हैं क्योंकि इसमें हमें इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट में हमें इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, सेविंग्स अकाउंट में 2-3% का इंटरेस्ट मिलता है, एफडी में 6-7% का इंटरेस्ट बैंक देता है, ठीक है। करंट अकाउंट में तो बैंक इंटरेस्ट देता ही नहीं है। इनफैक्ट करंट अकाउंट में तो कई बार बैंक एक फीस चार्ज करता है, क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए है और बिजनेस अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकता है। चेकेबल डिपॉजिट है, कभी भी डिपॉजिट कर सकता है, कभी भी निकाल सकता है। तो इसीलिए करंट अकाउंट में इंटरेस्ट कोई नहीं होता, बैंक कुछ नहीं देता, उल्टा कई बार बैंक इनसे फीस भी चार्ज कर लेता है, ठीक है। इसमें भी चेकेबल डिपॉजिट है, जब मर्जी पैसा निकालो, जब मर्जी पैसा डालो। एफडी में ऐसा नहीं है, एफडी में एक बार पैसा डाला कई टाइम तक पड़ा रहा, ठीक है। डिपॉजिट इन द बिगिनिंग एंड विड्रॉल एट द मैच्योरिटी, दो ही ट्रांजैक्शन होती है। इसमें भी ट्रांजैक्शंस अलाउड है, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अलाउड है। जैसे सेविंग्स अकाउंट का कई बार 1 लाख का लिमिट होता है कि एक दिन की 1 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, इस तरीके से, ठीक है। सो करंट अकाउंट, एफडी और सेविंग्स 3 तरीके के मेजरली अकाउंट होते हैं, और भी होते हैं पर अभी हमें 3 ही पढ़ने हैं, ठीक है। करंट अकाउंट बिजनेस के लिए, एफडी इन्वेस्टमेंट के लिए, सेविंग्स अकाउंट पर्सनल के यूज के लिए, ठीक है। फिर है, अगर हमें लोन लेना है बैंक से, अगर हमें उधार लेना है तो किस किस तरीके से ले सकते हैं। देखो बेटा, उधार लेने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन तो सिंपल हो गया कि जो 1 साल के अंदर अंदर हम, है ना, चुका देंगे। पर्सनल लोन्स है ना, कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट होता है, जिसके अंदर मेरा कार का लोन आ जाता है बहुत बार, ठीक है। गोल्ड के बदले में हम लोन ले लेते हैं, घर के बदले में लोन ले लेते हैं, ठीक है ना। द इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द एंटायर सम ऑफ लोन ग्रांटेड। हमने अगर गाड़ी का लोन लिया है तो गाड़ी के बदले में जितना भी, मैंने 10 लाख का लोन लिया है तो पूरे 10 लाख पे मेरे को ब्याज भरना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म लोन के अंदर ऐसा होता है। कैश क्रेडिट में ऐसा नहीं होता। कैश क्रेडिट क्या है, देखो, गिवन टू द बोरोवर अगेंस्ट करंट एसेट, जैसे कि शेयर, स्टॉक, बॉन्ड एटसेट्रा। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ओनली ऑन द अमाउंट विड्रॉन। कैश क्रेडिट के अंदर क्या होता है बेटा, बैंक आपको एक लिमिट दे देता है, कि बैंक ने आपको एक लिमिट दे दी कि आप 12 लाख तक का आपका लिमिट है, 12 लाख तक कितना भी आप निकलवा सकते हो। मैंने निकलवाया सिर्फ 2 लाख, तो मुझे ब्याज भी सिर्फ 2 लाख पर ही देना है। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है कि मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 2 लाख, पर मैंने शॉपिंग करी सिर्फ 50,000 की, तो मुझे ब्याज देना है सिर्फ 50,000 पे, उस तरीके से, ठीक है। सिमिलर तरीके का होता है मेरा डिमांड लोन, ठीक है, विच कैन बी रोल्ड ऑन रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द एंटायर सम। डिमांड लोन होता है कि बैंक किसी भी वक्त अपने लोन के अमाउंट को वापस मंगवा सकता है, और जितना अमाउंट, मतलब पूरे लोन का जितना अमाउंट है, पूरे ही लोन पे तुम्हें इंटरेस्ट भी पे करना रहता है, ठीक है। ये 2-3 तरीके के लोन्स हैं, आपको पढ़ने हैं। अगेन ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ना तो बैंक के अकाउंट के बारे में आता है, ना तो लोन के बारे में आता है, ये क्वेश्चन नहीं आते, बट स्टिल सिलेबस में है तो हमें सब कुछ पढ़ना तो है, कुछ भी छोड़ के तो नहीं जाना है, ठीक है। अब ये तो दो हो गए प्राइमरी फंक्शन, डिपॉजिट लेना, लोन देना। कुछ एक और सेकेंडरी फंक्शन भी होते हैं कमर्शियल बैंक के, कुछ एक और एक्स्ट्रा फंक्शन भी होते हैं। क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट इज वही कि बैंक ने आपको एक लिमिट दे दी, आपको एक सर्टेन लिमिट दे दी है कि भैया आप विड्रॉ करा सकते हो 12 लाख तक का, जितना विड्रॉ कराओगे सिर्फ उतने पर ही ब्याज लगेगा, ठीक है। विड्रॉ मोर अमाउंट देन अवेलेबल इन द करंट अकाउंट अप टू अ सर्टेन लिमिट। ये सिर्फ करंट अकाउंट वालों को ही मिलता है, सेविंग्स अकाउंट वालों को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती है, बिजनेसमैन को करंट अकाउंट को ही मिलती है। अगर मेरे अकाउंट में कितना भी पैसा पड़ा है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा है उससे ओवर एंड अबव 12 लाख एक्स्ट्रा मैं निकलवा सकती हूँ। ये एक्स्ट्रा जितना भी होगा वो ब्याज पे जाएगा, उधार पे जाएगा, ठीक है। और जितना विड्रॉ किया एक्स्ट्रा, मेरे अकाउंट के अवेलेबल बैलेंस से एक्स्ट्रा मैंने जितना भी विड्रॉ किया अप टू 12 लाख, उस पे मेरा ब्याज लगेगा, ठीक है।
फिर है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिफोर द मैच्योरिटी डेट। अगेन नॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर मैं एक बार जल्दी जल्दी तुम्हें बता रही हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, मैंने किसी का पैसा चुकाना था या किसी ने मेरा पैसा चुकाना था, ठीक है। मुझे किसी ने ना एक बिल दे दिया कि ना मैं 3 महीने बाद आके तुम्हें पैसे देके जाऊंगा। मैंने सोचा कि 3 महीने का वेट तो नहीं करूंगी। मैं बैंक के पास गई, मैंने बैंक को बोला ये बिल है, 3 महीने बाद ये बंदा तुम्हें पैसा चुका देगा, तुम मुझे आज ही पैसा दे दो। बैंक मुझे आज ही पैसा दे देगा, कुछ एक फीस चार्ज कर लेगा और 3 महीने बाद बैंक उस बंदे से जाके पैसा ले लेगा। तो डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर द मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट 3 महीने बाद की थी, मैंने आज ही पैसा ले लिया, वो जो बिल है वो बैंक को दे दिया कि जाओ तुम 3 महीने बाद पैसा कलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर है ट्रांसफर, पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ठीक है। पेमेंट करना किसी भी चीज की या पेमेंट कलेक्ट करना, वो सब। फॉरेन एक्सचेंज, अगर मुझे डॉलर चाहिए, येन चाहिए, पाउंड चाहिए, किसी भी दूसरी करेंसी, कोई भी दूसरी करेंसी मुझे चाहिए तो बैंक से ले सकती हूँ। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, टैक्स कंसल्टेंसी चाहिए। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, अगर मैंने अपना कोई ट्रस्ट बनाया है तो उस ट्रस्ट के लिए मेरे को ट्रस्टी बनाना, एग्जीक्यूटर बनाना, समझने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही याद कर लो कि ये काम बैंक हमारे लिए करता है, ठीक है। लेटर ऑफ रेफरेंस देना कि ये बंदा मेरे बैंक में, इसका अकाउंट है, इसके अकाउंट में इतना पैसा है, तो ये इंसान ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है। अगर तुम्हें मेरे साथ ट्रांजैक्शन करनी है, तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसी हूं, मैं अपने बैंक से लेटर लिखवा के दूंगी जिसमें मेरा बैंक बोलेगा कि हाँ ये बंदी ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है। अच्छा, फिर है लॉकर, मुझे लॉकर मिल सकता है बैंक से। ट्रैवलर चेक, एक चेक होता है, अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री में घूमने जा रही हूँ जहां पे मेरे देश का पैसा नहीं चलेगा, वहां पर मैं ये चेक दे दूंगी और इस चेक के थ्रू पेमेंट हो जाएगी। मुझे अपने देश का यूपीआई, अपने देश का आईएनआर वो सब चलाने की जरूरत नहीं है, बस ये चेक दे दूंगी, मेरा पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट वही कि ये बंदा ट्रस्ट वर्दी है, तुम इसको उधार दे सकते हो, ऐसा बैंक बता सकता है कि मेरे किसी भी सप्लायर को। अंडरराइटिंग सिक्योरिटी, ये जो आईपीओ आता है किसी भी कंपनी का, तो वो अंडर राइटिंग करवाती है। अगेन मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर कुछ भी डाटा वगैरह कलेक्ट करना है, फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, तो डाटा कलेक्ट करना वो सारा काम भी बैंक्स करते हैं, ठीक है। ये कुछ एक एक्स्ट्रा काम है जो बैंक्स करते हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक के हमने दो मेन काम पढ़े, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग मनी, और कुछ एक एक्स्ट्रा फंक्शन कमर्शियल बैंक करता है, ठीक है। नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक, बस इसको एक बार रीड कर लेना, एक बार थोड़ा थोड़ा दिमाग में बिठा लेना कि बैंक क्या क्या काम करता है। आगे हमारा अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है जो कि है सेंट्रल बैंक के बारे में। अभी देखो बेटा, हमारे देश में या किसी भी देश में दो तरीके के बैंक हो सकते हैं। एक वो बैंक होते हैं जो पब्लिक के साथ डील करते हैं, जिनको हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। एक वो बैंक है जो पब्लिक के साथ डील नहीं करते हैं, पब्लिक के अलावा सरकार के साथ, बैंक्स के साथ, फॉरेनर्स के साथ जो डील करते हैं, ठीक है। वो किसी भी देश का क्या होता है, सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक किसी भी देश का क्या होता है, जो उस देश की सरकार के साथ डील करे, उस देश के बैंक्स के साथ जो डील करे, उस देश के सारे बैंक्स को सही तरीके से चलाए, उनका ध्यान रखे, ठीक है। बाकी पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम का, मॉनेटरी सिस्टम का ध्यान रखे, उसको किसी भी देश का सेंट्रल बैंक बोला जाता है। इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है। कमर्शियल बैंक किसी भी देश में बहुत सारे होते हैं, हमारे देश में भी बहुत सारे अंधाधुंध एंडलेस कमर्शियल बैंक्स है। एक कमर्शियल बैंक की कितनी भी ब्रांचेस हो सकती हैं, ऑल ओवर इंडिया हो सकती हैं, फॉरेन में भी हो सकती हैं, पर सेंट्रल बैंक किसी भी देश का एक ही होता है, आरबीआई। मतलब आरबीआई तो इंडिया का है, किसी भी देश का एक ही सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक की मेन जिम्मेदारी होती है इन सभी का चेक रखना। सेंट्रल बैंक की मेन जिम्मेदारी होती है पूरे बैंकिंग सिस्टम का ध्यान रखना। ये आपकी क्लास का टीचर है, ये क्लास के सारे बच्चे हैं, ये क्लास का टीचर है, वो वाली चीज है, ठीक है। ये ध्यान रखेगा कहीं कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, कहीं कोई गलतियां नहीं हो रही, कहीं किसी का पैसा डूब नहीं रहा है ना, ऐसा नहीं कि किसी ने लोन तो दे दिया, लोन वापस नहीं आ रहा, ठीक है। ये ध्यान रखेगा कि हमारे देश के लोगों का पैसा सेफ रहे, हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम सही रहे, कोई फ्रॉड ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ते हैं जल्दी से। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, operates, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the country, ठीक है। India Central Bank is Reserve Bank of India. RBI was established on 1st April 1935 under the Reserve Bank of India Act 1934. एक्ट पास्ड इन 1934, पर स्टैब्लिश कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुआ। जस्ट लाइक कमर्शियल बैंक ट्रांजैक्ट विद द जनरल पब्लिक,
RBI transact with the government and commercial banks. RBI does not deal with the general public. मैंने क्या बोला, सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डील नहीं करता, वो किसके साथ डील करता है, गवर्नमेंट के साथ, और बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स के साथ ये डील करता है। समझ आ गई बात? आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के साथ और कमर्शियल बैंक्स के साथ डील करता है, पब्लिक के साथ डील नहीं करता। पब्लिक के साथ डील कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक। पर कैसे डील कर रहे हैं देखो यहाँ पे, जस्ट लाइक कमर्शियल बैंक ट्रांजेक्ट विद जनरल पब्लिक, ये लोग जैसे पब्लिक के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, क्या ट्रांजेक्शन करते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन, यही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, वैसे ही आरबीआई किसके लिए करता है, सरकार के लिए और इनके लिए। आरबीआई इनका डिपॉजिट लेता है, इनको लोन देता है। समझ आ रही है बात? आरबीआई डिपॉजिट लेता है, लोन देता है सरकार को और कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। क्या क्या फंक्शन है हमारे आरबीआई के, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरबीआई के फंक्शंस का। आधे फंक्शन कुछ एक आज करेंगे, कुछ एक अगले वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी फंक्शन में से क्वेश्चन आ सकता है, इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आया है, इसका तो आता ही आता है, इसके बारे में कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चैप्टर 9 में भी इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो कोई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ये दो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। एनीवेज, आरबीआई जो है बहुत सारे काम करता है, क्या क्या, बैंक ऑफ नोट इशू, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, एक और इसमें रह गया, एक और लिख लो, कस्टोडियन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक और ये फंक्शन है, ये लिख लो, ठीक है। टोटल 5 फंक्शन जो है आरबीआई के होते हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है बैंक ऑफ नोट इशू। हमारे देश में जितने भी नोट प्रिंट करे जाते हैं, वो नोट्स को कौन प्रिंट कर रहा है, कौन इशू कर रहा है, आरबीआई, ठीक है। हर एक नोट पे साइन होते हैं आरबीआई के गवर्नर के, ठीक है। गिवन द सोल मोनोपली, आरबीआई की मोनोपली है, अकेला ही है आरबीआई जो नोट्स को प्रिंट करता है, नोट्स को इशू करता है, एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट। 1 रुपए के नोट हटा दो, 1 रुपए के नोट और कॉइन हटा दो, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के कॉइन, वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। बाकी हर तरीके के नोट, चाहे वो 500 का हो, 2000 का हो, 50 का हो, 10 का हो, हर तरीके का नोट बाकी कौन इशू करता है, आरबीआई, ठीक है। These notes circulate throughout the country as a legal tender money. ये जो नोट्स है वो लीगल टेंडर मनी होते हैं। लीगल टेंडर मनी क्या था, मनी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पेपर नोट्स को कोई भी दुकानदार लेने से मना नहीं कर सकता, कंपलसरी है। अगर कस्टमर नोट्स दे रहा है, पेपर नोट दे रहा है, दुकानदार को लेना पड़ेगा। अगर कस्टमर यूपीआई पेमेंट कर रहा है, दुकानदार मना कर सकता है, मैं यूपीआई पेमेंट नहीं लूंगा। पर अगर कस्टमर पैसा दे रहा है, कैश दे रहा है, तो दुकानदार मना नहीं कर सकता। तो ये जो नोट है, ये पूरे देश भर में एज ए लीगल टेंडर मनी चलते हैं। एडवांटेजेस क्या है, ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि एक अकेला बंदा है आरबीआई जो नोट्स इशू कर रहे हैं, तो वो बहुत यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नोट इशू कर ही नहीं सकता, सिर्फ आरबीआई करेगा। पब्लिक को ट्रस्ट भी है, पब्लिक को पता है सरकार का कोई रोल नहीं है, आरबीआई ही है, और आरबीआई एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो नोट इशू करे, पब्लिक को भी ट्रस्ट है। करेंसी स्टेबलाइज रहती है, क्योंकि आरबीआई बहुत ट्रस्टवर्दी और बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तो करेंसी रेट स्टेबल रहता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कभी भी कुछ भी कर देंगे, सोच समझ के करते हैं। गिव सेंट्रल बैंक डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई, इसके ऊपर अभी हम आएंगे कि मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होती है, इसकी बात हम आगे करेंगे। इसकी बात हम यहाँ पर इस वाले फंक्शन में करेंगे, ठीक है। दूसरा है बैंकर टू द गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार आया है कि आरबीआई सरकार के लिए क्या कुछ करता है। तो आरबीआई सरकार के लिए एज अ बैंकर एक्ट करता है, ठीक है। मतलब कि सरकार का अकाउंट मेंटेन करना, सरकार के बिहाफ पे डिपॉजिट लेना, सरकार के बिहाफ पे पेमेंट्स करना, सरकार को पैसा उधार पे देना, ये सारे काम आरबीआई करता है सरकार के लिए। बेटा देखो, पब्लिक का बैंक कौन, कमर्शियल बैंक, पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट, मेक पेमेंट एंड गिव्स लोन। वैसे ही आरबीआई क्या है, सरकार का बैंक है, सरकार का डिपॉजिट लेता है, पेमेंट करता है, लोन देता है, सिंपल बात, ठीक है जी। दूसरा सरकार का एजेंट है, दूसरा सरकार का एजेंट है, सरकार का मैनेजेस पब्लिक डेट, ठीक है। इसकी जगह पे एक और इंपॉर्टेंट चीज तुम लिख सकते हो, एज एन एजेंट आरबीआई क्या करता है, सेल्स स्लैश बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई क्या करता है बेटा,
सरकार के बिहाफ पे सरकारी कंपनियों के जो शेयर हैं उनको खरीदना और बेचना, ये काम करता है आरबीआई। सरकारी कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, उन सरकारी कंपनियों के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। उन सरकारी कंपनियों के शेयर को खरीदना, उनके शेयर को बेचना ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है। अच्छा, अगर तुम में से किसी बच्चे को पता है तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि ये जो शेयर, सरकार के जो शेयर है, खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, किसके नाम पे खरीदे और बेचे जाते हैं? खरीद और बेच कौन रहा है? आरबीआई, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। पर किसके नाम पे खरीदे और बेचे जाते हैं ये शेयर? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर किसी बच्चे को पता है। अगला, सरकार को फाइनेंशियल मैटर्स पर एडवाइस करना। देखो, लॉज कौन बनाएगा? सरकार। लेकिन फाइनेंशियल मैटर्स में अकल किसको है? आरबीआई को। तो आरबीआई से एडवाइस लेती है सरकार और सरकार पूछती है कि आपके अकॉर्डिंग हमें फाइनेंशियल लॉज, फाइनेंशियल मैटर्स में क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो आरबीआई जो है एक एडवाइजर भी है हमारी सरकार के लिए। ठीक है। अगला, आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स के लिए भी बहुत कुछ करता है। आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स के लिए भी बहुत कुछ करता है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के लिए क्या कुछ करता है। आरबीआई कमर्शियल बैंक को, देखो, एक तो उनका सुपरवाइजर है, ये तो सिंपल है कि कमर्शियल बैंक कोई गड़बड़ ना करे, कोई फ्रॉड ना करे, कोई गलती ना करे, उसका सुपरविजन कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कमर्शियल बैंक को अगर लोन चाहिए तो लोन कौन देता है? आरबीआई। अगर दुनिया में कोई लोन नहीं दे रहा कमर्शियल बैंक को तो भी आरबीआई जरूर लोन देगा, लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, इमरजेंसी के केस में भी अगर कोई लोन नहीं दे रहा कमर्शियल बैंक को तो भी आरबीआई उनको लोन देगा, उनको बुरी हालत से बाहर निकालेगा। ठीक है। तीसरा, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब होता है बेटा कि आपस में इन सारे बैंक्स के ना चेक होते हैं। चेक समझते हो ना? बैंक में जाके चेक लगा के आते हैं ना मम्मी पापा। तो हमने एक बैंक का चेक दूसरे में लगा दिया, दूसरे का बैंक चेक तीसरे में लगा दिया, है ना? मेरा खाता है एसबीआई में, मैंने एसबीआई से पेमेंट करनी है एचडीएफसी में, मैंने चेक लगाया किसी बंदे के नाम का, एचडीएफसी बैंक का। तो ये जो सारे बैंक हैं इनके चेक लगते हैं कि एसबीआई के बंदा एचडीएफसी को दे रहा है पेमेंट, एचडीएफसी वाला पीएनबी को दे रहा है, पीएनबी वाला आईसीआई को दे रहा है। ये सारी इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं। इन सारे बैंक्स ने आपस में एक दूसरे से पैसा लेना होता है। ये तो सारे दिन लड़ते रहेंगे, पहले तू मेरा पैसा दे, तू मेरा पैसा दे। तो ये आपस में नहीं सेटल करते। जितने भी चेक हम बैंक में लगाते हैं ना, वो सारे चेक कहाँ जाते हैं? आरबीआई के पास। आरबीआई ही है जो हम सबके चेक को सेटल करता है, क्लेम को सेटल करता है, और फिर आरबीआई ही है जो फाइनल पेमेंट इन सभी बैंक्स की आपस में दे देता है। सारे कमर्शियल बैंक्स की जितने भी आपस में क्लेम्स होते हैं, जितने भी चेक होते हैं, वो आरबीआई ही इधर-उधर सेटल करता है। लास्टली, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। ये अगेन हम आगे जाके समझेंगे, अभी के लिए इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में, कमर्शियल बैंक का कोई भी पैसा अगर पड़ा है आरबीआई के पास तो आरबीआई उसको जो है अपनी कस्टडी में संभाल के रखता है। कमर्शियल बैंक का जितना भी कैश पड़ा होता है आरबीआई के पास, उसको अपनी कस्टडी में आरबीआई संभाल के रखता है। इसका डिटेल्ड मतलब अभी मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। चलो, ये एक और मैंने पॉइंट आपको बताया था, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कहाँ गया हमारा? ये कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब बेटा, मेरे देश में जितना भी पैसा आता है दूसरे देशों से, मैं एक्सपोर्ट करती हूँ, एक्सपोर्ट करके दूसरे देशों का पैसा मेरे देश में आता है। डॉलर भी आ सकता है, पाउंड आ सकता है, येन आ सकता है, यूरो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। यूरो आ सकता है, पाउंड आ सकता है, येन आ सकता है ना? दिनार आ सकता है, कोई भी दूसरे देश की करेंसी मेरे देश में आ सकती है जब मैं एक्सपोर्ट करती हूँ। दूसरे सारे देशों की जितनी भी करेंसी है, इन सभी को संभाल के रखना किसके पास है? आरबीआई के पास। मतलब एक बड़ा सा डब्बा है आरबीआई के पास, उस बड़े से डब्बे में आरबीआई हर एक देश की हर एक करेंसी को संभाल के रखता है और उसके बदले में आईएनआर, इंडियन रुपी, हमें दे देता है। पर डॉलर आरबीआई अपने पास संभाल के रखता है। ठीक है। तो अगर हमें डॉलर या कोई भी करेंसी लेनी है तो भी हम आरबीआई से ही लेते हैं, मतलब आरबीआई के थ्रू ही हमें मिलती है। हमारे पास डॉलर है, हमने उसको रुपीज में कन्वर्ट कराया तो भी हमारा डॉलर आरबीआई के पास चला जाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी किसके पास है? आरबीआई के पास रहती है। ठीक है। ये सारे हमने कर लिए। ये वाला बचा है जिसके ऊपर एक पूरी क्लास लगेगी, जो हम अगली वीडियो में करें। आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है कैसा लगा, कोई डाउट है तो वो, एंड पूरा कर लिया तो डन लिख के जाना है कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना है।
बाकी नोट्स वगैरह के लिए, हर चीज़ के लिए हर जगह फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, पूरी प्लेलिस्ट है अकाउंट सीखो बिज़नेस की, हर चीज़ है, तो फॉलो कर लेना। मैं मिलूँगी अगली वीडियो में अगले पार्ट नंबर 2 के साथ, प्लेलिस्ट से ही सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, बाय बाय।